एक्ने स्कार्स। सबसे पहले एक्ने स्कार्स की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपने दानों को ठीक करें। अगर आपके दाने ठीक हैं तो ही आप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्ने स्कार्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्ने स्कार्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जिन पिंपल्स को हम ट्रीट सही टाइम पर नहीं करते या जिन पिंपल्स में पस रह जाती है, वो पस डीपली पेनिट्रेट कर जाती है हमारी स्किन में और अपना निशान छोड़ जाती है। तो सबसे पहले पिंपल्स या मुहासे या एक्ने, इन सबको पहले आप ट्रीट करें। आई ऑलवेज टेल यू वन सिंपल फैक्ट इन माई एवरी वीडियो। फैक्ट फॉर टुडे इज, अगर एक्ने स्कार से बचना है तो अपने दानों को सही टाइम पर ट्रीट करवाते हैं। एक्ने स्कार्स कितने तरीके के होते हैं? स्कार्स स्पेशली वैसे दो तरीके के होते हैं, पिगमेंट चेंजेस, ट्रू स्कार्स। पिगमेंट चेंजेस में आते हैं PIE एंड PIH. PIE is post-inflammatory erythema, PIH is post-inflammatory hyperpigmentation. True scars, they can be atrophic scars and hypertrophic scars. PIE का मतलब है लाल स्पॉट्स रह जाते हैं, रेड, जिनको हम रेड स्पॉट्स कहते हैं। PIH मीन्स जो काले धब्बे रह जाते हैं या ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं। एट्रोफिक स्कार्स, स्किन बिल्कुल दरदरी हो जाती है, टेक्सचर्ड हो जाती है। हाइपरट्रोफिक स्कार्स, स्किन उभर के बाहर निकल आती है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, दैट इज PIH। इन स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए हम ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स, दैट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, देन कंसिडर दीज क्रीम्स. I have given you some recommendations in my video that you can treat some your brown spots with these creams. अगर इन क्रीम से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप इन ट्रीटमेंट्स पे भी स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले यू कैन गो फॉर डीप केमिकल पील्स, यू कैन गो फॉर Q-switch लेज़र। अब बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथमा, दैट इज PIE, जिसको हम कहते हैं लाल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स रह जाते हैं आफ्टर योर एक्ने। अब इन एक्ने के बाद जो ये रेड स्पॉट्स रह जाते हैं, देयर इज अ गुड न्यूज़, इट कैन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। These red spots are very common in fair skin patients. Secondly, a good news is if you have treated your underlying acne, red spots can be treated on their own. अगर ये रेड स्पॉट्स खुद नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो आप इन रिकमेंडेशंस ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिकमेंडेशंस में क्रीम्स एंड सीरम्स दोनों मेंशन करे हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू स्कार्स की। ट्रू स्कार्स दो तरीके के होते हैं, एट्रोफिक स्कार्स एंड हाइपरट्रोफिक स्कार्स। एट्रोफिक स्कार्स अपने अंदर ही तीन तरीके के होते हैं, आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, बॉक्स स्कार्स। आइस पिक स्कार्स V शेप के होते हैं एंड डीप होते हैं। रोलिंग स्कार्स आपकी स्किन को अनइवन टेक्सचर देते हैं। बॉक्स स्कार्स वाइड होते हैं बट उनकी शार्प एजेस होती हैं। इन स्कार्स पर क्रीम्स या कोई ऑइंटमेंट बहुत जल्दी से काम नहीं करती है। अगर आपको इनको ठीक करना है तो आप इन ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि TCA क्रॉस, लेज़र रीसर्फेसिंग, MNRF दैट इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल माइक्रो नीडलिंग, फ्रैक्शनल CO2। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिवेरिटी कितनी है और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। साथ में इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ समटाइम्स हम सब्सिजन भी करते हैं। सब्सिजन क्या होता है? आपकी जो स्कार्स हैं, जो स्कार की स्किन को नीचे जो खींच रहा है, जिसको हम फाइब्रस बैंड्स कहते हैं, सब्सिजन के थ्रू उन फाइब्रस बैंड्स को रिमूव किया जाता है। जैसे ही रिमूव किया जाता है स्किन ऊपर आती है। जितना जल्दी स्किन ऊपर आएगी उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इन स्कार ट्रीटमेंट, first of all, patience is mandatory.
ये इतना जल्दी रिजल्ट्स नहीं देते हैं एंड रिजल्ट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेशंस एंड द डेप्थ ऑफ द स्कार एंड देयर एक्सटेंस एंड रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट बहुत इमीडिएट मिले, कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप डर्मल फिलर्स को कंसिडर कर सकते हैं। डर्मल फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट स्कार के अंदर लगाते हैं और वो एकदम से इमीडिएट आपको रिजल्ट दे देते हैं, बट इनका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये लाइफ टाइम लास्ट नहीं करता है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए तो आप मेरे पीछे बताए हुए ट्रीटमेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इन लेज़र सिटिंग्स को हम करते हैं 1 से 1.5 महीने के गैप में। इसलिए किया जाता है कि ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस कर सके, ताकि स्किन हील हो सके और कोलेजन प्रोड्यूस करे। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं, मैम इनका रिजल्ट्स परमानेंट हैं, जो आपने ट्रीटमेंट सजेस्ट करे हैं, आर दे परमानेंट? येस इट इज़, रिजल्ट्स आर परमानेंट। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा रिजल्ट्स उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अब अभी हमने बात करी एट्रोफिक स्कार्स की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स की। हाइपरट्रोफिक स्कार्स कॉमनली सीन इन चिन एरिया, जॉ लाइन, नोज एरिया। अब इनको ठीक करने के लिए आइदर यू कैन कंसिडर सम क्रीम्स, द रिकमेंडेशंस आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अपने हाइपरट्रोफिक स्कार्स को रिमूव करने के लिए। सेकेंड, आइदर यू कैन कंसिडर एब्लेटिव लेजर्स और इंट्रालीजनल ट्राइमसिनोन इंजेक्शंस। 80% ऑफ द पेशेंट्स केम एंड जस्ट दे टोल्ड कि मैम एक्ने और इन एक्ने स्कार्स की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या हमें अच्छा नहीं लगता बाहर निकलने में, और हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ फिजिकल और साइकोसोशल इफेक्ट्स ऑन देयर लाइफ। They negatively impact their self-image, self-confidence. So it's best to treat your acne first rather than opting these treatments for acne scars. You should consider acne treatment at a proper time so that you can prevent your acne scars at as early as possible. Many researchers has found that someone is suffering from acne or acne scars are even suffering from anxiety or depression. So the more longer the acne persists, it more affects you. Opting for treatments is lot easier than dealing with emotional distress and permanent acne scars. आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हेयर और स्किन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिसको एक्ने स्कार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नमस्ते, आज हम बात करेंगे एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में जो हमारे एक्ने स्कार्स को बहुत बेहतर बना सकता है। आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। एक्ने स्कार्स के दूसरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए गए वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं, ताकि पता लगे कि कौन सा ट्रीटमेंट कौन से स्कार के लिए बेस्ट है। आप चाहते हैं कि आपकी एक भी वीडियो ना छूटे तो हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PRP की। क्या होता है PRP? PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये ट्रीटमेंट एक्ने स्कार्स पर कैसे काम करता है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, कितने सेशंस लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। PRP ट्रीटमेंट हमेशा माइक्रो नीडलिंग के साथ किया जाता है। बहुत रेयर होता है कि सिर्फ माइक्रो नीडलिंग करी जाए या सिर्फ PRP इंजेक्शन दिए जाए फॉर योर एक्ने स्कार्स। को ब्लड में से सेपरेट करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ब्लड के प्लेटलेट्स को बहुत कम सोल्यूशन में लेकर आते हैं। प्लेटलेट्स को आपकी ही स्किन में डाला जाता है। दैट इज वी आर यूजिंग योर ओन प्लेटलेट्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर ब्लड एंड इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू योर स्किन। वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रहे, आपका ही ब्लड सैंपल ले रहे हैं और आपके अंदर ही इंजेक्ट हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं,
हमसे एक सिंगल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मैम ये PRP सेफ है क्या? यस इट इज, एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर ओन ब्लड। आपके ही ब्लड से हम सैंपल ले रहे हैं, उसी को ही हम प्योरीफाई करते हैं। इस PRP में होता क्या है? PRP में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारी स्किन में डाले जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइज ग्रोथ का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड मैनर में आपकी स्किन को ग्रोथ करने में हेल्प करवाते हैं। सेकेंड, आपके पुराने कोलेजन को न्यू कोलेजन से रिप्लेस करते हैं। प्लेटलेट्स हमारे स्किन में जाते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं पैलेट्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हमारे स्किन में हम इंजेक्ट करते हैं, वो पैलेट्स टूटते हैं, ब्रेक ऑफ होते हैं और उनके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स हमारी स्किन में आता है। बेसिकली प्लेटलेट्स हमारी स्किन में जाने के बाद एक्टिवेट होते हैं। अब बेसिकली स्किन में जाकर एक्टिवेटेड होते हैं और साथ में ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे चेहरे को। ये प्रोसीजर कोलेजन रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब अगर कोलेजन रीजनरेशन हो रही है तो स्किन टाइटनिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक्ने स्कार्स में तो दे ही रही है। बात करते हैं PRP कैसे की जाती है और हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। जैसे हम नॉर्मली अपना सैंपल देते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए, वैसे ही ब्लड कलेक्ट होता है। कोई नई टेक्निक नहीं है। बट हमारे फेस के लिए मिनिमम फाइनल सोल्यूशन 4 to 5 ml की ज़रूरत होती है। इतना सोल्यूशन निकलना चाहिए। इतने सोल्यूशन को निकलने के लिए कम से कम 25 से 30 ml ब्लड हम निकालते हैं। जो ट्यूब्स यूज़ होती हैं वो स्पेशल होती हैं। हम उन स्पेशल ट्यूब्स में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उन ट्यूब्स को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन से जो सैंपल बाहर निकलता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो सैंपल बाहर निकलता है उसको वो मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन उन सैंपल को, ब्लड सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। RBCs अलग, WBCs प्लेटलेट प्लाज्मा अलग। इस प्रोसेस को सेपरेशन कहते हैं। अब जो सैंपल प्रिपेयर होता है, हम उसको ऊपर वाले सैंपल को जो येलोइश कलर का होता है उसको हम अलग से निकालते हैं, अलग ट्यूब में डाला जाता है। वही ट्यूब दोबारा रीसेंट्रीफ्यूज होती है। जब रीसेंट्रीफ्यूज से जो सैंपल बाहर निकलता है उसका अपर 1/3 पार्ट यूज होता है, लोअर 1/3 पार्ट कंसंट्रेटेड होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। सेकेंड स्टेप है मेथड ऑफ अप्लाइंग एनेस्थीसिया क्रीम। हम पेशेंट आते हैं, पेशेंट बैठते हैं, 40 से 40 to 45 मिनट्स एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाइड होती है। टॉपिकल एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाई की जाती है। अब वो एनेस्थीसिया क्रीम आफ्टर 40 to 45 मिनट्स हम रिमूव करते हैं कि ताकि पेशेंट को पेन ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप 3, हाउ PRP इज यूज्ड। अब PRP को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर एक्ने स्कार्स। आइदर यू कैन डायरेक्ट एप्लीकेशन, आइदर यू कैन कंसिडर इट विद माइक्रो नीडलिंग। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब होता है या तो आप आजकल जेट स्प्रेज या फिंगर से आप लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल जो डिवाइसेस आती हैं, जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, आप उससे आप PRP को सैंपल को आप उस अपने पेशेंट के चेहरे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर यू कैन कंसिडर इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक्ने स्कार्स को ठीक से रिजल्ट आने के लिए कम से कम आप माइक्रो नीडलिंग अलोंग विद इंट्राडर्मल इंजेक्शंस, आप दोनों चीज़ें करें। माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है, छोटी नीडल्स होती हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेट कराती हैं एंड रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं। सेकेंड, जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन नीडल की हेल्प से, इंसुलिन नीडल सबसे पहले क्या काम करती है, आपका सब्सिजन भी करती है। जो छोटे स्कार्स होते हैं, आइस पिक स्कार्स होते हैं, उनमें सब्सिजन की तरह भी वो काम करती हैं, तो उनसे मच बेटर रिजल्ट आते हैं। अब बात करते हैं पेन की। पेन इतना नहीं होता, इतना है कि हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, the time of the procedure, duration of the procedure, it will take minimum 1 to 2 hours or 1 to 1.5 hours मिनिमम इतना टाइम लग जाता है पेशेंट का सैंपल लेने में, सैंपल प्रिपेयर करने में। एनेस्थीसिया क्रीम लगाई, 40 to 45 मिनट्स एनेस्थीसिया क्रीम लगा के रखनी होती है, तो इतना 1 से 1.5 घंटे का टाइम बहुत मिनिमम है।
हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सबसे पहले सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर इज नॉन नेगोशिएबल। सेकंड, अगर कहीं सेंटर्स में माइक्रो नीडलिंग जो डिवाइस होती है हम उसमें वो डर्मा रोलर्स यूज करते हैं, अगर डर्मा रोलर सही प्रेशर से सही फोर्स से नहीं किया जाए तो उसका निशान रह जाता है। उसके निशान को हील होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। बट इन आवर सेंटर, इन माई क्लिनिक, आई डोंट प्रेफर डर्मा रोलर्स, आई प्रेफर डर्मा पेन, और आजकल जो न्यू डिवाइस आ रही है डर्मा पेन 4, आई विल कंसिडर दैट। थर्ड, हल्की बहुत रेडनेस रहती है जो कि 24 घंटे तक के लिए आप थोड़ा सा परसिस्ट करेगी। यू कैन यूज एनी आइस पैक और समथिंग, कुछ भी ठंडक के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ज़्यादा नहीं रहती, बहुत हल्की रेडनेस रहती है। जब PRP को हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो समटाइम्स अ लिटिल नीडल प्रिक और ब्रूज, दिस इज नॉर्मल एंड इट विल बी हील्ड अप इन 2 to 3 days। वो भी समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं, बहुत ज़्यादा हमने उसको डीपर इंजेक्शंस दिए हैं तो ये होता है, और वो भी 2 या 3 दिन में वो हील्ड अप कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के फैक्ट की। एज यू नो, आई ऑलवेज स्पिल अप सम फैक्ट। सो आज का फैक्ट ये है, अगर PRP अच्छे से की जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो, तो उसके रिजल्ट्स को कोई बीट नहीं कर सकता। उसके रिजल्ट्स मच मच सुपीरियर है देन एनी अदर ट्रीटमेंट। सेकेंड थिंग, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ हो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। अब रिजल्ट्स, जब अगर कोई पेशेंट पहला सेशन लेता है, फर्स्ट सेशन के बाद उसको ऐसा लगता है 7 से 10 दिन पूरा फिलिंग इफेक्ट आ गया है स्किन पर, स्किन बिल्कुल स्मूथ आउट हो गई है, बट वो दैट इज टेम्पररी। इसका एक्चुअल रिजल्ट मिनिमम जो कोलेजन रीजनरेशन होती है मिनिमम आफ्टर 4th वीक स्टार्ट होता है। इसीलिए जो हम सेकेंड सेशन प्लान करते हैं 1 से 1.5 महीने का गैप रखा जाता है कि ताकि स्किन अच्छे से कोलेजन प्रोड्यूस कर सके। अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ सेशंस। एज आई सेड अर्लियर, सेशंस मिनिमम 1 से 1.5 महीने के गैप में होगा, जस्ट बिकॉज कोलेजन रीजनरेशन के लिए हम स्किन को टाइम देते हैं। सेकेंड, अगर हम माइक्रो नीडलिंग PRP के हम साथ में करें तो मिनिमम 4 to 6 सेशंस मैंडेटरी होते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द स्कार एंड टू इट्स एक्सटेंट एंड अलॉन्ग विद पेशेंट टू पेशेंट। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन कमेंट सेक्शन में भी सब यही पूछते हैं, मैम कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितनी लगेगी, पैसे कितने लगेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, डॉक्टर टू डॉक्टर्स, इनफैक्ट सिटीज टू सिटीज। दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी में थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़। अगर आपको मेरे सेंटर की या मेरे क्लिनिक की कॉस्ट जाननी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने बात करी कि PRP थेरेपी एक्ने स्कार्स के लिए कैसे कैसे रिजल्ट दे सकती है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने सेशंस लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। आज हमने ये सब कुछ डिस्कस करा, बट लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, PRP थेरेपी और चीज़ों के लिए भी यूज होती है, जैसे कि फेशियल रिजुविनेशन, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ थेरेपी, अलॉन्ग विद फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। जो भी चाहते हैं एंटी एजिंग में जाना, दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। You can also consider PRP therapy in under eye hollowness. It works wonders. सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रीम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स इतनी जल्दी नहीं ठीक होते, बट इट डिपेंड करता है कि कितनी उसकी सिवियरिटी है, कितना उसका डेप्थ है। अगर बहुत सरफेस वाले स्कार्स होते हैं, जो बहुत माइल्ड स्कार्स हैं, जो सिर्फ सरफेस की लेयर खराब हुई है, तो उन स्कार्स पर ये क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक। आज हम बात करने लगे हैं एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट के बारे में। सेकेंड मोडालिटी दैट आर क्रीम्स और ऑइंटमेंट दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग दी एक्ने स्कार्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ने स्कार्स कैसे बनते हैं।
हमारी स्किन पर बहुत फाइन मार्किंग्स होती हैं। जब whenever there is loss of these markings on our skin, it can give the appearance of a scar. Scars can be of different types. It can be differentiated on the basically the causative factor and the extent of the scar or the appearance of the scar. First, the scars can be of three types: macular, atrophic and hypertrophic scars. Macular scars are just basic the loss of skin marking, so it just a slight reduction in the skin surface. Atrophic scars are it's like a textured scar जिसमें स्किन बिल्कुल दरदरी सी हो जाती है. These are known as atrophic scars. Next, third is hypertrophic scars. Hypertrophics होते हैं they are raised ones, जो स्किन की सरफेस से ऊपर होते हैं, उनको हम कहते हैं hypertrophic scars. अब हम बात करते हैं एट्रोफिक स्कार्स की. एट्रोफिक स्कार्स कैन ऑल्सो बी डिफरेंशिएटेड ऑन द कॉजेटिव फैक्टर, कि कौन से किस तरीके के एक्ने हुए थे, उस वजह से ये स्कार्स फॉर्म हुए. पेशेंट इज सफरिंग from deep nodules and cyst like acne, then deep rolling scars बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. अगर किसी पेशेंट्स को पस्ट्यूल्स या पेप्यूल्स हैं तब बॉक्स स्कार्स या रोलिंग स्कार्स ज़्यादा कॉमन रहते हैं. अगर कहीं पेशेंट्स में सिर्फ क्लॉग पोर्स हैं, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं, उन पेशेंट्स में आइस पिक स्कार्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं. अब हम बात करते हैं जो क्रीम्स स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जा सकती हैं और इनसे रिजल्ट बहुत बेहतर मिल सकते हैं. सबसे पहले दीज क्रीम्स आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स. सबसे पहले आता है ट्रेटिनोइन, सेकेंड टेज़राटीन. ये क्रीम्स कैसे काम करती हैं? ये क्रीम्स बेसिकली हमारे एपिडर्मल सेल टर्नओवर को इंक्रीज करती हैं. उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन की ऊपर की परत है, दैट इज अपर लेयर ऑफ द स्किन, उसमें सेल्स की इंक्रीजिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है. थर्ड, it also helps in improving the texture of the skin. जो स्कार्स ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं वो थोड़े कम डिप्रेस लगने लगते हैं. क्रीम्स कैन वेरी मच इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द स्कार्स, बट क्रीम्स ज़्यादातर ऐसे नहीं आप सिर्फ क्रीम्स को यूज़ कर सकते कि आपको लगे कि स्कार्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्रीम से. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्रीम ज़रूर आपकी उन स्कार्स के अपीयरेंस को कम ज़रूर करेगी बट ख़त्म नहीं कर सकती. मैंने अपनी वीडियो में इन क्रीम्स की सम रिकमेंडेशंस दी हैं, आप आगे देख सकते हैं. ये क्रीम्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट टाइप्स में पाई जाती हैं. जैसे कि बात करें ट्रेटिनोइन की, ट्रेटिनोइन 0.025% भी है, 0.05% भी है, 0.1% भी है. टेज़राटीन मार्केट में दो कंसंट्रेशंस में अवेलेबल है. सबसे पहले 0.05% एंड 0.1%. My product recommendations for acne scars are Tretin 0.025, Tazred 0.05, Tazred Fort Cream that is 0.01%, Haxilac Acne Scar Serum and Brinton Acne Scar Advanced Gel. ये क्रीम्स प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग लेडीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर आपको स्कार्स प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपको अपने ठीक करवाने हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर डर्मैट और योर डॉक्टर फर्स्ट, देन कंसिडर दीज क्रीम्स. ये स्कार्स एक तरीके से चोट की तरीके से होते हैं. हमें चोट लग जाती है, चोट का निशान रह जाता है. ऐसे ही एक्ने भी एक चोट है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है और अपना ये निशान छोड़ जाती है, जिसको हम स्कार्स कहते हैं. अब ये स्कार्स क्रीम से पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं. अगर आपको ये ठीक करवाने हैं तो आइदर यू कैन कंसिडर प्रोसीजर्स और आइदर यू कैन कंसिडर दीज क्रीम्स लॉन्ग टाइम. जो कंसंट्रेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलवेज स्टार्ट. अगर कोई बिगनर है, स्कार्स का ट्रीटमेंट अभी जस्ट स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ कंसिडर यू आर स्टार्टिंग द कंसंट्रेशन विद अ लोअर वन. आप एकदम से 0.1% यूज़ ना करें. अब हम बात करते हैं कि इन क्रीम्स को कैसे यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले आप इन क्रीम्स को सिर्फ इस्तेमाल रात में करें, और अगर अभी आपने क्रीम्स का ये यूज़ स्टार्ट करा है, ऑलवेज स्टार्ट विद अ लोअर कंसंट्रेशन एंड जस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक.
हमेशा इसकी क्वांटिटी सेसम सीड्स क्वांटिटी ले या पी साइज क्वांटिटी ले, उसी को ही अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और सिर्फ रात में अप्लाई करें और सुबह उठ के आप सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है या स्टार्टिंग में ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इन क्रीम्स को अगर आप हाई कंसंट्रेशन में ही स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लेते हैं तो इनसे रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्लेकिंग की प्रॉब्लम होने लग सकती है। फॉर बिगनर्स आप इस मेडिसिन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप रात में अपना पहले फेस वॉश करें, अच्छे से क्लेंज आउट करें एंड सेकेंडली आप पी साइज अमाउंट लें या सेसम सीड्स क्वांटिटी इतना ही अमाउंट लें और अपने पूरे चेहरे पे आप अप्लाई कर लें। अपने पूरे चेहरे पे अगर बिगनर्स हो तो आप सिर्फ ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 घंटा या 40 to 45 मिनट्स इस क्रीम को अप्लाई करो एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। और धीरे धीरे इस टाइम को आप इंक्रीज करें। इट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज। ऐसे नहीं करें कि वीक में ही डेली आप अप्लाई कर रहे हो और पूरी ओवरनाइट के लिए आप अप्लाई कर दें, तो इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बात करते हैं ड्राई स्किन पे हम इसको कैसे अप्लाई करें। ड्राई स्किन ये ऑलरेडी ड्राई रहती है, तो अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग जाएगी तो स्किन और ज़्यादा ड्राई कर जाएगी और ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लग जाएंगे, फ्लेकिंग हो जाएगी, रेडनेस एंड इरिटेशन भी कॉज हो सकता है। सेकेंड, ड्राई स्किन में सब इसका तरीका कुछ थोड़ा सा हटके होता है। आप इसको सैंडविच मेथड में अप्लाई करें। मेक श्योर क्वांटिटी शुड बी पी साइज और सेसम साइज क्वांटिटी। इसको सैंडविच मेथड्स में ही यूज करें। सैंडविच मेथड का मतलब क्या होता है? सैंडविच मीन्स 2 slices of bread and having a veggies in between that, right? Sandwich method means 2 slices of bread means a moisturizer in between a retinol layer. For example, if a patient is having a dry skin, आप सबसे पहले वो अपने पूरे चेहरे पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, मॉइस्चराइजर इन अ गुड अमाउंट। देन wait for 5 to 10 minutes, then apply tretinoin cream in a reduced quantity, then apply another layer of moisturizer above that. So this is the whole method of a sandwich method, which means you have to layer it up with a moisturizer. नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन सेंसिटिव स्किन पेशेंट्स में उनको ट्रेटिनोइन रेगुलरली बेसिस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए एंड अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं तो हाफ एन आवर अप्लाई करें और उसको उसी टाइम वॉश कर दें। सेकेंड, डू नॉट अप्लाई ओवरनाइट एज इट कैन कॉज इरिटेशन एंड विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन की। ये पेशेंट्स ट्रेटिनोइन को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, बट अगर फ्लेकिंग हो तो आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेकेंड, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, इन ट्रेटिनोइन्स एंड टेजोरोटीन क्रीम्स को लगाने से पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि कॉर्नर ऑफ द आईज, कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड आला ऑफ द नोज पे इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या आप सबसे पहले थोड़ी सी वैसलीन लेके आप इन पार्ट्स पे आप अप्लाई करें और उसके बाद ट्रेटिनोइन या टेजोरोटीन क्रीम्स का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते, इफ यू डोंट अप्लाई लाइक दिस, these folds get irritated and it will cause irritation or even it can turn to darker color. अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। इन क्रीम से रिजल्ट्स कितने टाइम तक आएगा? मिनिमम आपको इन क्रीम्स का इस्तेमाल 6 to 9 months अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर और रिजल्ट्स भी तब आएंगे इफ़ यू आर रिलीजियसली एंड आर परसिस्टेंट इनफ कि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब इन क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते। हाँ, रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन एंड सेंसिटिव टू स्किन ये ज़रूर हो सकते हैं। एंड उसके लिए भी मैंने आपको बताया हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप पहले इसकी क्वांटिटी को बहुत कम इस्तेमाल करें और साथ ही उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। और फॉर बिगनर्स स्टार्ट विद ओनली वंस अ वीक, देन स्टार्ट इट डेली। धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएं।
कई पेशेंट्स में देखा जाता है जब ये क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब उनकी बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन या पीलिंग होती है। अगर ऐसा हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन आपको फील हो रही है, तो आप प्लीज़ इन क्रीम्स को उसी टाइम आप रोक दें और अपने डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करें। आज हमने बात करी कि ये क्रीम्स कैसे आपके लिए, आपके स्कार्स के लिए काम कर सकती हैं, कैसे हेल्पफुल रहेंगी, कितना लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, आपको कब तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और एक लास्ट बात, एक ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्रीम्स सिर्फ न्यू स्कार्स पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती हैं एज कम्पेयर टू योर ओल्ड स्कार्स। अगर आपके ओल्ड स्कार्स हैं तो हमारी दूसरी वीडियो को आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि स्कार्स के प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, लेजर्स, फ्रैक्शनल CO2, माइक्रोनीडलिंग, MNRF, लेजर रीसर्फेसिंग, आप इन सबको आप कंसिडर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही स्किन और हेयर से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।